जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के आज हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके प्रश्नावली 1.1 को भी अच्छे से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहता हूं। तो इसको सुनने के बाद आप सभी को इस पाठ को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा उमंग होगा, आपके अंदर एक उत्साह होगा और इस चीज़ को सीखने की एक लालसा होगी आप सभी को। तो एक बार आप लोगों को उसमें अच्छे से सुनिए, उसको ध्यान से उसको सुनिए। तो वो कहता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना इतना सुंदर आशियाना। आशियाना होता है घर। किसी ने पूछा चिड़िया को कैसे बना इतना सुंदर आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब सोचिए कितना अच्छी बात कही है चिड़िया ने कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। वो चिड़िया होकर भी उसको उड़ान बार बार भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, और वो तिनके तिनकों को जोड़ जोड़ के अपने घोंसले को बनाती है। तो आप लोगों को भी सेम इसी प्रकार मेहनत करनी है। तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, तो आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक ला सकिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्याओं के प्रयोग। संख्या आखिर क्या है। संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 ये तो संख्या है। संख्याओं के उपयोग क्या है, संख्याओं का प्रयोग क्या है, उसके उपयोग क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। संख्याओं की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, उसकी मात्रा को बताने के लिए हम लोगों को संख्या की आवश्यकता होती है। जैसे कोई आम है, आम दे के आया, हम लोग को कोई आम लेके आया, तो हम लोग उसको सीधा क्या पूछते हैं कि आम कितने हैं। यदि वो थोड़ी मात्रा में थोड़े से हों तो हम लोग उसको पूछ लेंगे आम कितने हैं, तो बताएगा 1 है 2 है। तो 1 2 ये सब क्या है, संख्या है। या ज़्यादा रहेंगे तो क्या बोलेगा 5 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है, तो ये सब भी क्या है, संख्या है। किसी भी वर्ग में कितने बच्चे हैं, तो 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो ये सब क्या है, संख्याएं हैं, नंबर्स हैं। इस बोर्ड का साइज क्या है, उस रोड की लंबाई क्या है, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सभी संख्याओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हुआ संख्याओं के आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग चीज़ों की मात्रा बताने के लिए, उसका जो मात्रा बताने के लिए या फिर उसको गिनने के लिए संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का क्लासिफिकेशन हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत यानी हम लोग उसको बोल सकते हैं एक तरह से प्राकृतिक संख्याएं, जो हमें पहले से प्रदान की हो गई हो या फिर प्रकृति ने हमें प्रदान की हो, या फिर उसको बोल सकते हैं जो हमें बचपन से आता हो। अब भाई बचपन से हम लोग को कौन सी संख्या आती है, जैसे कि अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि बच्चे बताओ काउंटिंग करो, तो आप लोग सीधा बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो आप लोगों को सीधा 1 से प्रारंभ करते हो। ठीक है, तो जो संख्याएं हम लोग को बचपन से याद होती है, सीधा हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं, वो संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं, और इससे हम लोग n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 और ये चलते 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 अनंत तक चलती है। ठीक है, दूसरा होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी यदि 1 2 3 4 में उसके आगे आगे यदि हम लोग शून्य लगा दें तो उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें शून्य सम्मिलित हो गया तो वो हो गया पूर्ण संख्या।
ठीक है, और इसे हम लोग W से दर्शाते हैं। आगे होता है पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसको बोलेंगे पूर्णांक। ऋणात्मक, अब हम लोग जानते हैं ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी। भाई पूर्ण संख्या तक देखता कि शून्य की जरूरत पड़ती है। 10 लिखना हो तो उसमें शून्य चाहिए, 100 लिखना तो उसमें शून्य चाहिए, 1000 लिखना तो उसमें शून्य चाहिए, लेकिन ऋणात्मक संख्या की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछेगा कोई कि 5 से पहले कौन सी संख्याएं आती है, तो 5 से पहले आप लोग बताइएगा 4 आती है। 4 से पहले कौन सी संख्याएं आती है, तो 3 आती है। 3 से पहले 2 आती है, 2 से पहले 1 आती है, 1 से पहले 0 आती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आराम से बता दीजिए। फिर अगर पूछ दिया जाए 0 से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो पूछिएगा कि आप लोग कि 0 से पहले आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि ठंड के दिनों में जो तापमान है वो 0 से भी नीचे आ जाता है, इसलिए 0 की जरूरत पड़ी। 0 से पहले की संख्या की जरूरत पड़ी, तो 0 के पहले आता है -1, ठीक है, 0 के पहले आता है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इसीलिए ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी है। ठीक है बच्चों, तो ऋणात्मक संख्याएं की जरूरत इसलिए पड़ी है। तो पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q के क्या होता है, कोई संख्या दी हुई है 1 और 1 नीचे दी, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। सिंपल से संख्या आप लोग सिंपल से समझिए, इन संख्याओं को P रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं की जरूरत ही क्यों पड़ी। मान लीजिए यहाँ पे एक रोटी था, इस रोटी को आप पूरा खा गए, ठीक है, एक रोटी को पूरा खा गए। अब आपके जो छोटा भाई या छोटी बहन है वो आया, वो इस रोटी को पूरा नहीं खा पाया, उस रोटी को आधा ही खाया और आधा यहाँ पे वो नहीं खाया। तो आप लोग इस आधा खाए हुए रोटी को किस प्रकार बताइएगा कि उसने रोटी को आधा खाया है। भाई आधा को आप लोग किस प्रकार लिखिएगा, आधा ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक है। तो आधा को लिखने की जरूरत पड़ी हमें संख्या में, तो उसे हम लोग लिख दिए। कैसे लिखेंगे, पहले एक रोटी थी, उसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो नीचे 2 आ गया। और कितना भाग खा लिया आपका भाई या बहन, 1, तो 1 आया। तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिखें, और यही परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर यही है, और इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है। आधा को लिखना हो, 1/4 को लिखना हो, 3/4 को लिखना हो, इन सभी को लिखने के लिए परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ती है। जैसे 1/2, 1/2, 1/4, 5/6। आगे है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √5, √10, √3। ये तो था संख्याओं का वर्गीकरण। आप लोगों को एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद रहे। ये चीज़ें आगे जाके भी आप लोगों को काम देगी, इसीलिए आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठी रही। देखिए, सबसे पहले था प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, जिससे हम लोग बचपन से याद रहता है 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर उसे बोलेंगे जो हमारे जिसमें यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य आ जाता है तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक उसको बोलेंगे जिसमें यदि पूर्ण संख्याओं में से ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसमें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 5/6, 7/8, 9/10। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहा हूं। तो 1.1 के प्रथम प्रश्न को देखते हैं। जो 1.1 के प्रथम प्रश्न आप सभी को कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्याएं हैं। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q जो 0 के बराबर नहीं है।
तो यहाँ सिंपल से आप पूछ रहा है कि क्या शून्य जो परिमेय संख्या है, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम लोग p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है कि हाँ, जो शून्य है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जो शून्य है, जो यहाँ पे शून्य लिख दिए और जो बोल रहा है क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो जीरो नहीं लेंगे, 0 के बाद ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 के बाद 1 के बाद 2 ले लिए, 0 के बाद 3, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिखा ना। तो ये जो है शून्य वो परिमेय संख्या है। इस आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे साफ करके दूसरा प्रश्न को लगा देता हूँ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या हम लोगों ने समझा। अब हम लोग जानते हैं, इस प्रश्न को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि सभी 2 प्रकृत संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। जो 2 प्रकृत संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 1 और 2, 1 और 2 के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच क्या क्या संख्याएं हो सकती है? 1 और 2 के बाद बीच में, इसे आप लोग समझिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 2। इन दोनों के बीच क्या क्या हो सकता है? ये है 1 रोटी और ये है 2 रोटी। इस रोटी के बीच एक क्या क्या हो सकता है? 1.5 रोटी हो सकता है ना? 1.5 रोटी हो सकता है। ये भी तो 1 रोटी है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 है 1 रोटी और 1 है 2 रोटी। या तो आप लोग 1 रोटी को खा सकते हो, या तो आप लोग 2 रोटी के खा सकते हो, और इसके अलावा आप लोग 1.5 रोटी को खा सकते हो। आपने 1 रोटी को पूरा खा लिया और दूसरे को इतना खा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग 1 और 2 के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 4, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यह है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जो p/q के रूप में, यह है p, इसे q लिख देते हैं 1 और इसका भी q 1। अब दोनों को ऊपर और नीचे 10 से गुना करते हैं, इसको भी 10 से गुना करते हैं और इसको भी 10 से गुना करते हैं। अब लोग बोलिए कि सर इसको 10 से गुना क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम लोग सेम नंबर से गुणा करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो बराबर आता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ नीचे ले लेते हैं 3। यदि हम लोग दोनों को 10 से गुना करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे 20 और नीचे आएगा 30 और शून्य का शून्य कट गया, लास्ट में 2 और 3 बार आया। तो इसी तरह यदि हम लोग सेम संख्या से गुना करते हैं तो जो उससे यदि इस दोनों को काटकर सेम आता है तो ऊपर क्या आएगा? 30, 3 दहें 30 और 1 दहें 10, ये आ गया। और यहाँ पे करते हैं 4 दहें 40 और 1 दहें 10। यहाँ पे आया 30/10 और यहाँ पे आया 40/10। और इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्याएं हैं वो हो जाएगा 30 के बाद क्या होता है? 31 और नीचे 10 का 10, 31/10। फिर 31 के बाद 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 ठो। अब ये हो गया 5 ठो परिमेय संख्याएं। और एक और ले देते हैं 36/10, ये हो गया 6 परिमेय संख्याएं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर फिर से समझिए आप लोग। 2 संख्याएं दिया हुआ था 3 और 4 के बीच
परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने 3 और 4 को क्या किया, ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना किया, तो आया 30/10 और 40/10, और इन दोनों के बीच हमने परिमेय संख्याओं को निकाल दिया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है अगला प्रश्न में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम लोग पिछले वाले तरीके से ही करेंगे। जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है 3/5 और नीचे में कितना है, आगे में 4/5। तो दोनों को क्या करते हैं, सेम नंबर से गुना करते हैं। 10 से गुना कर लिए इसको भी और इसको भी 10 से गुना कर दिए, नीचे भी 10 से गुना कर दिए और यहाँ पे भी 10 से गुना कर दिए। अब क्या आएगा, 3×10 30 और 5×10 50। यहाँ पे 4×10 40 और 5×10 50। नीचे का जो नंबर है वो सेम आया। अब ऊपर का नंबर को लिख देते हैं क्या, यहाँ पे 30 के बाद 31 बट्टा नीचे में 50 का 50, 32/50, 33/50, 34/50 और यहाँ पे 35/50। तो ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्याएं। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसे आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूँ। आप लोगों को संख्या दिया हुआ था 3/5 और 4/5 और इस संख्याओं के बीच आप लोगों को परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था। तो इसे भी हम लोग 10 से गुना कर दिए और ऊपर नीचे दोनों से, और इसमें भी हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए। इसको गुना करके आया 30/50 और इसको गुना करके आया 40/50 और 30/50 40/50 के बीच परिमेय संख्याएं आया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। इसके अलावा 36/50 भी हो सकता है, 37/8 सीमित हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर ये लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला असत्य और सत्य से है, उसे आप लोग आराम से दे लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो है कंसेप्ट को आराम से पढ़ लिया है, तो उसका आंसर भी आप लोग आराम से दे लीजिएगा। आप लोग अपने से देखिएगा। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि आप लोग इस क्लास को पहले कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इस सभी से जुड़े प्रश्नों को आराम से अपने से कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है चौथा का। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 ये सब तो जो है पूर्ण संख्या में सम्मिलित है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है, बिल्कुल सही है। तो ये होगा सत्य। अब कारण क्या होगा? कारण यही होगा क्योंकि जो प्रत्येक पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, अब आप लोग इसका उल्टा पूछ दिया जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं होती है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? यह तो हो गया सही। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? तो ये गलत होगा, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उसमें शून्य सम्मिलित है और प्राकृत संख्याओं में शून्य सम्मिलित नहीं होता है। इसी प्रकार यदि आगे पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? तो हाँ, होती है। जो पूर्णांक में है शून्य से लेकर आगे संख्याएं होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और उसके उल्टा पूछ दिया जाए कि यदि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है? तो ये चीज़ गलत होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, जो दूसरा इस और आगे में प्रश्न चौथा का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। तो अभी हमने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित है। क्या -1 पूर्ण संख्याएं? नहीं, क्योंकि ये संख्याएं शून्य से प्रारंभ हो रही है। इसमें -1 का कोई कंसेप्ट भी
कोई सवाल ही नहीं है। -2 -3 ये सब कहाँ है, पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये होगा असत्य। ठीक है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती। क्यों? देखिए यहाँ पे जो उदाहरण ही दिया हुआ है 1/2, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है वो पूरा दिया हुआ है, कोई भी ये नहीं है दशमलव में नहीं। सब लोग तोड़ेंगे तो दशमलव में आएगा, तो यहाँ पे पूरी संख्या दिया हुई है, ना तो आधा है, ना 1/4 है, ना 5/6 है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये प्रश्नावली 1.1 के भी हम लोग सभी प्रश्नों को देखा। हमने संख्या को अच्छे से समझा, संख्या से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा, और आगे एक आप लोगों को ये क्लास नियमित रूप से चलती रहेगी। इसी चैनल पर आप सभी को अन्य विषयों की क्लास भी मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।